हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों एसएससी सीजीएल एग्जाम एनालिसिस का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 9 सितंबर 2024 को हम सेकंड शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इससे पहले हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है वो कवर करवा चुके हैं गाइस। पूरे के पूरे 25 के 25 क्वेश्चन हमने कवर करवाए और ऑल सब्जेक्ट में आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में हमने ऑल टॉपिक आपको कवर करवाए, यानी कि पूरा का पूरा पेपर कवर करवाया है। नहीं देखा तो जरूर से देखिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर भी पीडीएफ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। क्लियर है। और अपने जो क्वेश्चन है आगे आने वाले दिनों में या नेक्स्ट शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आप हमें नंबर पर अपने क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट एनालिसिस देने में आपकी मदद कर पाए। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे हैं ये निकिता पुरोलिया जी जो कि झांसी उत्तर प्रदेश से हैं, अमित मालवी जी जो कि बिहार से हैं, गौरव भारद्वाज जी, इसके अलावा महिमा ठाकुर जी जो कि इंदौर से हैं। तो इन सभी ने काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि इन्होंने एक एक क्वेश्चंस बता दिया जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनका थैंक्स जरूर से बोलिएगा क्योंकि आपकी काफी ज्यादा हेल्प यहाँ से होने वाली है। जिन लोगों का आगे एग्जाम है गाइस उनको काफी ज्यादा मदद यहाँ से मिलेंगी। क्लियर है। जीके जीएस करंट अफेयर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 जो क्वेश्चंस है हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम विद आंसर आपको कवर करवाएंगे विद डिटेल के साथ में। ये हमारी एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है गाइस। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जो टॉपिक आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस में, वो टॉपिक सारे के सारे यहाँ पर डले हैं। सेक्शनल टेस्ट पूरा डला है तो आप जरूर से प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर के तहत काफी कम प्राइस में मिल रही है, लिमिटेड टाइम है, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट है, कोई क्वेरी है तो इन नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर दे रखे आपको यहाँ पर। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जीके जीएस करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, अनुच्छेद 360 में क्या है। ये क्वेश्चन आर्टिकल से, पहली शिफ्ट थी उसमें भी 2 क्वेश्चन बैक टू बैक आर्टिकल से बने थे और अब भी बैक टू बैक 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल से बने हैं। पहला क्वेश्चन है 360 अनुच्छेद जो है इसमें क्या है। तो ये अनुच्छेद वाला सारा कुछ हमने डाल रखा है इसमें, टेस्ट आप जाकर दे लीजिएगा, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। वित्तीय आपातकाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वित्तीय आपात जो काल है इसका उपबंध है आर्टिकल 360 में। तो वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है और यह अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल लागू करने का जो अधिकार है ये देता है। यह राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है और जब भारत की वित्तीय स्थिरता को खतरा होता है तब ये चीज होती है, यानी कि ये जो है घोषित किया जाता है। 1975 के 38वें संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम और निर्णायक होता है। याद रखिएगा, इस आपातकाल को संसद में साधारण बहुमत से ही पारित किया जा सकता है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 युद्ध आपातकाल से रिलेटेड है। क्लियर है, युद्ध आपातकाल से रिलेटेड 352 ये इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 356 है ये राज्यों में संवैधानिक आपात की स्थिति से संबंधित है और अनुच्छेद 352 और 360, अनुच्छेद 352 से 60 जो है प्रशासनिक आपातकाल से रिलेटेड। तो 52, 56 और 52 से 60 ये जो है सारा आपको याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे त्योहार से रिलेटेड, पर्व से रिलेटेड कि सूर्य देव की पूजा किस पर्व पर होती है। और अभी हमने जो त्योहार वाला वीडियो दिया था आपको उसमें काफी अच्छी तरीके से डिटेल में कवर करवाए इस तरह के क्वेश्चन, तो आप जरूर से हमारी वीडियोस देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। टॉपिक वाइज हमने ऑल डाल रखी है तो आप जरूर से देखकर जाए, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। सूर्य देव की जो पूजा की जाती है ये छठ पूजा में की जाती है। छठ पूजा जो है मुख्य रूप से एक हिंदू त्योहार है जो सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है। इसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी पर जीवन का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद व्यक्त करता है। क्लियर है। छठ शब्द का शाब्दिक जो अर्थ है ये क्या है, छठ है, इसलिए यह त्योहार हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के कार्तिक महीने के छठे महीने में या छठे दिन मनाया जाता है। त्योहार की जो अवधि होती है 4 दिनों की होती है और इस त्योहार के तहत अनुष्ठानों में एक पवित्र स्नान, उपवास रखना, लंबे समय तक पानी में रहना, साथ ही डूबते सूर्य और उगते सूर्य को अर्घ्य और प्रसाद अर्पित किया जाता है इस त्योहार में। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा लता मंगेशकर जी से रिलेटेड। अब गाइस फर्स्ट शिफ्ट में भी लता मंगेशकर जी से रिलेटेड क्वेश्चन बना था कि इनको भारत रत्न कब मिला। अब क्वेश्चन बना है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया। तो ये दिया गया नरेंद्र मोदी को। याद रखिएगा 24 अप्रैल 2000 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें मुंबई में आयोजित 80वें वार्षिक मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार समारोह में देश और समाज के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित किया गया। ये जो पुरस्कार है लता मंगेशकर जिनका 2022 की शुरुआत में ही मुंबई में निधन हो गया था, उनकी स्मृति में सम्मान में स्थापित इसको किया गया था।
अगला क्वेश्चन है गगन नारंग से रिलेटेड कि गगन नारंग ने 2012 जो लंदन ओलंपिक था इसमें पार्टिसिपेट किया था और इसमें इन्होंने कांस्य जो पदक है ये जीता था। तो क्वेश्चन बना है कि वह किस खेल से संबंधित है। तो इनका संबंध शूटिंग से है, यानी कि निशानेबाजी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। गगन नारंग जो है भारतीय खेल निशानेबाज है और जिन्हें ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट द्वारा समर्थित है। उन्होंने लंदन में 2012 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। उनकी उपलब्धियों के सम्मान में नारंग को वर्ष 2011 में पद्मश्री जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गगन नारंग को वर्ष 2010 के प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। इसके अलावा निशानेबाज शूटिंग की अगर अपन बात करें तो निशानेबाजी एक प्रक्षेप को एक रंगे हुए हथियार जैसे बंदूक, धनुष, क्रॉसबो, गुलेल या फिर ब्लो पाइप इससे निकालने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन से राज्य ने 2010 में वृद्ध पेंशन योजना शुरू की। तो ये पश्चिम बंगाल के द्वारा की गई। वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन नामक एक जो दयालु पहल है इसकी शुरुआत की थी। 2010 में इस तरह से क्वेश्चन आपका बना था। अगला है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण अभियान में सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ किया था। इनके शासनकाल में दक्षिण अभियान में सर्वप्रथम जो आक्रमण किया गया था तेलंगाना में किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में सर्वप्रथम 1303 ईस्वी में तेलंगाना पर आक्रमण किया गया था। दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला करने का सबसे पहले जो अभियान है तेलंगाना पर किया था और ये अभियान 1303 ईस्वी में हुआ था। इस अभियान में मलिक काफूर ने अहम भूमिका निभाई थी, यानी कि दक्षिण भारत पर जो अभियान था अलाउद्दीन खिलजी का, इसके लिए इन्होंने किसको चुना था, मलिक काफूर को चुना था और उन्होंने इसकी मुख्य भूमिका निभाई थी। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला करने के पीछे ये मकसद थे कौन कौन से, दक्षिण भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना इनका मकसद था। इसके अलावा देवगिरी के यादव वंश और वारंगल के काकतीय साम्राज्य, द्वार समुद्र के होयसाला राजवंश और मदुरै के पांड्यास पर कब्जा करना इनका मुख्य टारगेट था, यह लक्ष्य था। अगला क्वेश्चन है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व DPSP, इनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह क्वेश्चन बनाए तो वे सभी मूल अधिकारों पर अभिभावी हो सकते हैं, ये कथन सही नहीं है। देखिए भारतीय राज्य नीति जो के सिद्धांत है या भारतीय राज्य नीति के सिद्धांत निर्देशक सिद्धांत ये होते हैं, वे दिशा निर्देश सिद्धांत है जिनका पालन संस्थानों को देश के प्रबंधन के लिए करना चाहिए। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में दिए गए सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, लेकिन उन्हें देश की सरकार में जो है मौलिक अधिकार या मौलिक माना जाता है, जिससे उत्पादन के लिए कानून स्थापित करने में इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य की जिम्मेदारी बनती है। ये सिद्धांत जो है सामाजिक निष्पक्षता, आर्थिक कल्याण, विदेशी नीति, कानून और प्रशासनिक मामलों से संबंधित निर्देशक सिद्धांतों से प्रेरित थे, जैसा कि आयरिश संविधान में वर्णित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन सा है। तो ये कलकत्ता उच्च न्यायालय हो जाएगा। भारत का पहला जो उच्च न्यायालय है ये कलकत्ता उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इससे पहले फोर्ट विलियम ने न्यायिक उच्च न्यायालय कहा था और यह भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत जारी किया गया था। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया था। सर बॉर्न्स पिकॉक कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद ग्रहण करने वाले पहले भारतीय थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका है इंपॉर्टेंट है कि पहले भारतीय कौन थे। अगला है ब्याज दरों और पैसों की मांग, यानी कि पैसे की मांग के बीच में क्या संबंध है। ब्याज दरों पैसों की मांग के बीच में क्या संबंध है, यानी कि इंटरेस्ट रेट और डिमांड मनी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो व्युत्क्रम संबंध होता है इनमें। ब्याज दरों और पैसों की मांग के बीच व्युत्क्रम संबंध होता है। इसका मतलब है जब ब्याज दरें बढ़ती है तो पैसों की मांग कम हो जाती है, इसके विपरीत यह रहता है। जब ब्याज दरें ज्यादा होती है तो लोग भविष्य में ब्याज दरों में गिरावट की उम्मीद करते हैं। ऐसे में लोग बॉन्ड में निवेश करके ज्यादा ब्याज कमाना पसंद करते हैं, इस वजह से पैसे की मांग कम होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लू कौन क्षेत्र में चलती है या किस तरफ चलती है। इस तरह से तो उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी जो इलाके हैं यहाँ पर देखने को मिलती है। क्षेत्र आपसे पूछा गया है। लू जो हवा है उत्तर भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में चलती है। ये पश्चिम से आने वाली एक गर्म शुष्क और धूल भरी हवा होती है। अगर आपसे यहाँ पर इस तरह का भी क्वेश्चन बने कि लू जो है कौन से किस तरफ चलती है ना, किस दिशा में चलती है, तो ये पश्चिम से आने वाली एक गर्म शुष्क और धूल भरी हवा होती है।
तो याद रखिएगा, लू जो है, लू हवा मई और जून के महीनों में सबसे ज्यादा चलती है। लू हवा के बारे में अगर अपन बात करें तो लू हवा स्थानीय हवा ये बेसिकली होती है। लू हवा जो है भारत के उत्तर पश्चिमी भारतीय जो उपमहाद्वीप है इसके बड़े रेगिस्तानी इलाकों जैसे कि ग्रेटर इंडियन डेजर्ट, बलूचिस्तान रेगिस्तान और दक्षिणी बलूचिस्तान से आती है। लू हवा का जो तापमान है 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है। लू हवा से घातक उष्माघात यानी हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया सिडबी की स्थापना से रिलेटेड। सिडबी है ना, सिडबी की स्थापना जो हुई थी ये 1990 में हुई थी, 1990 में। सिडबी जो है भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान है ये। इसकी जो स्थापना हुई थी 2 अप्रैल को हुई थी 1990 को। संसद के एक अधिनियम के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी सिडबी की। इसका मुख्यालय उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है और इसका उद्देश्य क्या है, एमएसएमई के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना, मजबूत करना और देश भर में एमएसएमई पर्यावरण प्रणाली में वित्तीय और विकासात्मक दोनों अंतरालों को संबोधित करना। ये जो समान है, यह समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों का समन्वय भी करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया WPL से, महिला प्रीमियर लीग 2023 से। इसका पहला मैच कहाँ हुआ था, तो इसका पहला जो मैच हुआ था ये DY पाटिल स्टेडियम में हुआ था। DY पाटिल स्टेडियम याद रखिएगा। देखिए WPL 2023 हाल ही में बीसीसीआई द्वारा यानी कि बीसीसीआई द्वारा 2023 में WPL है ना वुमेन प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था। टूर्नामेंट का जो फाइनल मैच है ये मुंबई के ब्रॉबेन स्टेडियम में खेला गया था। फाइनल का याद रहेगा, पहला पूछा है यहाँ से, हो सकता है फाइनल पूछ लिया जाए। फाइनल कहाँ पर खेला गया था, मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला गया था। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को हराकर टूर्नामेंट का जो पहला खिताब है ये अपने नाम किया। ऑरेंज कैप पुरस्कार किसको मिला, सर्वाधिक रन बनाने के लिए, तो ये मैक लेनिंग को मिला दिल्ली कैपिटल्स के। पर्पल कैप पुरस्कार सर्वाधिक विकेट के लिए हेले मैथ्यूज को मिला मुंबई इंडियंस में। क्लियर है। WPL जो है इसका शुभंकर क्या है, तो एक भाग इसका शुभंकर है WPL का। प्रायोजित टाटा समूह WPL ने पहली बार साल 2023 में आयोजन किया था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। WPA जो है इसने पहली बार कब आयोजन हुआ था WPL का, तो ये 2023 में पहली बार हुआ था। पुरुष IPL की शुरुआत हुई थी 2008 में और महिला IPL की जो शुरुआत हुई 2023 में, जिसको WPL के नाम से जानते हैं हम। महिला प्रीमियर लीग की मेजबानी जो है DY पाटिल स्टेडियम में किया गया था और समापन जो है मुंबई के ब्रॉबेन स्टेडियम में किया गया था। तो मेजबानी सबसे पहले कहाँ खेला गया था, DY पाटिल स्टेडियम में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय निष्पादन शक्ति के रास्ते में कोई बाधा नहीं डालता, तो ये अनुच्छेद 257A आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बना है जनगणना 2011 के अनुसार देश में महिलाओं की कार्यबल जो भागीदारी है ये कितनी है, तो ये है 25.51%, 25.51% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में महिलाओं की जो कार्यबल भागीदारी दर है ये 25.51% थी, जबकि पुरुषों की भागीदारी जो दर है ये 53.26% थी। और इस जनगणना के कुछ और आंकड़ों की अगर अपन बात करें तो देखिए कुल कृषि मजदूरों में से 42.6% महिलाएं थी। कृषि मजदूरों की यहाँ पर बात की जा रही है, उनकी 42.6% महिलाएं थी। कृषकों में से 30.3% महिलाएं थी। याद रखिएगा, कुल कृषि मजदूरों में से इतनी महिलाएं थी और कृषकों के से 30.3% महिलाएं थी। कुल महिला श्रमिकों में से 65% है कृषि में लगी हुई थी। जनसंख्या के मामले में 2011 में भारत की आबादी 1210.19 मिलियन थी और इसमें 623.72 मिलियन जो कि 51.54% है पुरुष है और 886 महिलाएं हैं, 586.46 मिलियन, तो ये महिलाएं थी। अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन जो भत्ते हैं ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 125 हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आर्टिकल 125 125 अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन और भत्तों का जिक्र किया गया है। इस अनुच्छेद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजों को दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट वेतन दिया जाता है। साथ ही किसी जज के वेतन, भत्तों, अनुपस्थिति, छुट्टी या पेंशन में नियुक्ति के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के कुछ और अनुच्छेद और उनसे जुड़ी जानकारियां हैं जो कि हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जिक्र किया गया है। याद रखिएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन लगातार आपके बन रहे हैं। तो अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जिक्र है। अनुच्छेद 126 के मुताबिक राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति करते हैं। और अनुच्छेद 131 जो है ये मूल रूप से क्षेत्र अधिकार का जिक्र करता है। अनुच्छेद 132 अपीली क्षेत्र अधिकार का जिक्र करता है। अनुच्छेद 137 न्यायिक समीक्षा का जिक्र करता है। तो न्यायिक समीक्षा का जो रिलेटेड है ये अनुच्छेद 137
अनुच्छेद 143 में सलाहकार क्षेत्राधिकारी का जिक्र है, क्षेत्राधिकार का। तो ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो कि हमने आपको बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शिलालेख है जो पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में है? तो ये जूनागढ़ शिलालेख आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो शिलालेख है संस्कृत भाषा में लिखा गया शिलालेख माना जाता है, याद रखिएगा। और इसे जो है रुद्रदामन ने बनवाया था, रुद्रदामन ने बनवाया था इसको, इसे रुद्रदामन ने बनवाया था। यह शिलालेख जो है जूनागढ़ गिरनार में बना है और शक संवत 150 ईस्वी में बनाया गया था। इस शिलालेख से रुद्रदामन के साम्राज्य के बारे में भी जानकारी बेसिकली मिलती है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डैश फिल्म में कौन से सिंगर ने बंगाली और मराठी भाषा में सॉन्ग्स डब जो है किया था? तो इस तरह से ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला है, जो खैर जो भी है, अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अगला है, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में किया गया। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर 2021 को अलीगढ़ पहुंचे और वहां पर महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद, समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला इन्होंने रखी। उन्होंने डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोट का भी उद्घाटन किया और इस आगामी विधान विश्वविद्यालय जो है इसमें कौशल विकास और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम होंगे, ये भी कहें। तो विश्वविद्यालय अलीगढ़ की जो कौल तहसील है इसके लोड़ा और मुसेपुर करीम जरोली गांव में 92 एकड़ में स्थापित किया जा रहा है। अलीगढ़ मंडल के 395 कॉलेजों को एफिलिएशन प्रदान ये करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आपसे बनाए, हरित क्रांति से संबंधित है कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन है हरित क्रांति से संबंधित। भारत में हरित क्रांति का जो संबंध है खाद्य और कृषि उत्पादन से है। एमएस स्वामीनाथन एक भारतीय अनुवंशविद थे और इन्होंने हरित क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई, ये योगदान काफी दिया है, इसीलिए इनको भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो हरित क्रांति को उच्च उपज देने वाली किस्म के बीजों और आधुनिक तरीकों की शुरुआत द्वारा खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि के लिए संदर्भित किया जाता है। ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशक और उर्वरकों का उपयोग मुख्य रूप से होने लगा। स्वामीनाथन ने भारतीय खेतों में मैक्सिकन अर्धवार्षिक गेहूं के पौधों को प्रस्तुत करने में सहायता की और आधुनिक कृषि विधियों को अधिक स्वीकार्य बनाने में सहायता की। इससे बेहतर और कुशल सिंचाई, फसल को बढ़ावा देने के लिए उर्वरकों के सही उपयोग के साथ जोड़ा गया था। हरित क्रांति का परिणाम खाद्यान्न के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। पंजाब में 1960 के दशक के अंत में ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई और भारत बड़े पैमाने पर अकाल की सीमा पर था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के संस्थापक थे? ये क्वेश्चन आपका एज इट इज आपकी एग्जाम में पूछा गया है और फर्स्ट शिफ्ट में आपका भी क्वेश्चन आपका बना था, एग्जैक्ट हमने आपको उसी में बता दिया था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। फाइनली क्वेश्चन बन चुका है चाणक्य वंश से रिलेटेड। पुलकेशिन द्वितीय का आपसे पूछा था, उसमें भी आपका हर्षवर्धन से रिलेटेड। क्लियर है? तो इन दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसी में हमने आपको बताया था। निम्नलिखित में से कौन चालुक्य वंश के संस्थापक है? तो पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा यहाँ से करेक्ट आंसर। पुलकेशिन प्रथम जो है चालुक्य वंश का संस्थापक था और उसने बादामी वात्पी में अपनी राजधानी स्थापित की थी। कीर्तिवर्मन वन पुलकेशिन वन का पुत्र था, याद रखिएगा। कीर्तिवर्मन प्रथम पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था। विजयादित्य चालुक्य वंश का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। क्लियर है? तो महेंद्र वर्मन वाला क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया, यहाँ आप सब वापिस से रिपीट हम करवा दे रहे हैं आपको। चालुक्य वंश के अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंती दुर्ग ने हराया था। इसके अलावा गाइस IUPAC का नाम आपसे पूछा गया, किसी का एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है, क्या पूछा गया था? टेबल टेनिस की गेंद का जो वजन होता है ये कितना होता है? तो ये 2.7 ग्राम होता है, 2.7 ग्राम। टेबल टेनिस की गेंद का जो वजन है करीब 2.7 ग्राम होता है, 2.7 ग्राम। तो टेबल टेनिस की गेंद का जो व्यास है ये करीब 1.6 इंच 4 सेंटीमीटर होता है। टेबल टेनिस गेंदें सफेद, नीली या नारंगी रंग की होती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सफेद रंग की गेंदें इस्तेमाल की जाती है। टेबल टेनिस की जो गेंदें हैं काफी सफेद सेल्यूलाइड से बनती थी, लेकिन 1969 से सेल्यूलाइड के समान प्लास्टिक का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। और टेबल टेनिस की जो गेंद है इसका औसत घनत्व की अगर अपन बात करें 0.0840 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश के प्रवाह की जो दर है ये क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर अपन कहें तो यह विद्युत धारा के प्रवाह की दर होती है। परिपथ में धात्विक तारों का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन आवेश को प्रवाहित करते हैं। हालांकि जब पहली बार विद्युत की घटना को देखा गया था उस समय इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
इसलिए विद्युत धारा को धनात्मक आवेश का प्रवाह माना जाता था और धनात्मक आवेशों की दिशा को विद्युत धारा की दिशा के रूप में लिया जाता था। ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जीएसटी से बना है कि जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनी थी। जीएसटी के लिए जो समिति बनी थी विजय केलकर समिति थी, याद रखिएगा। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था और इस समिति का जो गठन है अध्ययन और मूल्यांकन के लिए किया गया था। इस समिति का गठन जो है अध्ययन मूल्यांकन के लिए किया गया था। जीएसटी परिषद जीएसटी की शासन इकाई है और जीएसटी परिषद के पहले अध्यक्ष कौन थे, अरुण जेटली, याद रखिएगा। भारत में जीएसटी के जो है जनक कौन कहे जाते हैं या जीएसटी के जो जनक है ये कौन है, इस तरह से क्वेश्चन बना है भारत में, है ना। ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में हाल ही में पूछा गया क्वेश्श्चन है, याद रखिएगा, हो सकता है रिपीट हो जाए। वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जीएसटी परिषद की अध्यक्ष हैं और संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी जो परिषद है इसके गठन से जुड़ी जानकारी देखने को मिलती है। जीएसटी को लागू करने के लिए संविधान के 101वें संस्करण को में संशोधन किया गया था और जीएसटी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए करों को बदलने के लिए पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं के निर्माण, बिक्री, उपभोग पर लगाए जाने वाले एक अप्रत्यक्ष कर बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स से होता है। अगला क्वेश्चन है, जब पानी में कोई विद्युत तार डालते हैं तो इस वायर डालते हैं या तार डालते हैं तो क्या होगा, इस तरह से क्वेश्चन आपका ये बना है। तो यहाँ पर 25 के 25 क्वेश्चन हमने आपको बता दिए जो आपके एग्जाम में एज डे पूछे गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैथ्स रीजनिंग के भी टॉपिक हम पूरे के पूरे लेकर आ चुके हैं जो कि आपको बताएंगे। गाइस उससे पहले थोड़ा सा आपको डिटेल बता दें, यहाँ पर स्पेशल ऑफर हमारा चल रहा है इन सभी कोर्सेज पर। हमारे पास हमारे एप्लीकेशन पर एसएससी सीजीएल की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, एसएससी एमटीएस की, एसएससी जीडी और एमपीएसआई की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा और भी है, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये पूरी की पूरी नए बेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज और स्पेशल ऑफर में लिमिटेड टाइम के लिए आपको नाममात्र के शुल्क पर ये दी जा रही है। तो अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है जरूर से करिएगा क्योंकि काफी सारा डेटा यहाँ पर इनमें डला हुआ है। एक बार डेमो चेकआउट करेंगे सारी चीजें इजीली पता चल जाएंगी। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर के हैं आपको और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से विजिट कर लीजिएगा। चलिए मैथ्स की बात करें गाइस, तो मैथ्स का पहला जो आपका टॉपिक पूछा गया ये अलजेब्रा आपका। देखिए यहाँ पर जो है पहली शिफ्ट में हमने पूरे के पूरे टॉपिक जो है एज इट इज रखे। यहाँ पर जो है क्वेश्चंस ये जो है आगे लिखे हुए हैं, इनको हमने यहाँ पर पहले जो पूछे गए थे और अब जो पूछे गए हैं, यानी कि टॉपिक तो एज इट इज हमने वैसे रखे, इनको हमने चेंज किया है जो क्वेश्चंस बताएं। तो पहले शिफ्ट में अलजेब्रा से क्वेश्चन बना था बट इस बार किसी ने भी हमें नहीं बताया, हो सकता है पूछा गया हो बट हमें यहाँ से किसी ने नहीं बताया कि अलजेब्रा से क्वेश्चन बनाए। तो एग्जैक्ट जिनसे पूछा है उन्होंने बताया कि एग्जैक्ट याद नहीं है, तो हमने यहाँ पर इसको खाली छोड़ दिया। क्षेत्रमिति से बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए। ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन बता रहे थे, 3 से 4 क्वेश्चन बने हैं। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चन है, लाभ हानि से 2 से 3 क्वेश्चन बने हैं, SICI से 1 क्वेश्चन बना है। इसके अलावा एवरेज औसत से आपका कितना बना है, 1 क्वेश्चन। ज्यामिति से 1 क्वेश्चन बना है, ज्योमेट्री से आपका 1 क्वेश्चन बना है, याद रखिएगा। इसके अलावा DI से 3 क्वेश्चन बने हैं, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है, LCM SCF से 2 क्वेश्चन बने हैं, सिंप्लीफिकेशन से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, रेशियो से 1 क्वेश्चन है, पाइप टंकी से 1 क्वेश्चन है, ट्रेन से 1 क्वेश्चन है, आयु से आपके 2 क्वेश्चन है। आयु वाला आप विशेष करके याद रखिएगा, पहले नहीं था, तो आयु 2 क्वेश्चन से बने हैं। रीजनिंग में बात करें, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन है, सीरीज से 2 से 3 क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन है, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन, 5 से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 क्वेश्चन बने हैं। सिलोज में भी 2 नंबर आपका देखने को मिला, कोडिंग डिकोडिंग 2 नंबर का आया था आपका। इसके अलावा मिरर इमेज से 2-3 क्वेश्चन बने हैं, काउंटिंग फिगर से 1 क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन है, फिगर सीरीज से 2 क्वेश्चन है, वर्ड फॉर्मेशन से आपका 1 क्वेश्चन बना है। इसी तरह अगर अपन बात करें इंग्लिश में तो 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 क्वेश्चन सीधे सीधे बने हैं। और क्लोज टेस्ट जो है इसमें सुबह वाली शिफ्ट में कम क्वेश्चंस बने थे बट इस शिफ्ट में 5 क्वेश्चन हमें बताया कि 5 क्वेश्चंस आपके क्लोज टेस्ट से बने। स्पोर्टिंग एरर से 2 से 3 क्वेश्चंस बने, क्लियर है। आइडम से 1 क्वेश्चन बना है आपका, एंटोनियम से 1 बना है, सिनोनियम से भी 1 क्वेश्चन है, वॉइस से 2 क्वेश्चन पूछे गए, फिलर से 1 क्वेश्चन है। PQRS वाला क्वेश्चन इस बार देखने को मिला, फर्स्ट शिफ्ट में बता रहे थे कि नहीं था बट इस बार 3 क्वेश्चन सीधे सीधे आपके आए हैं। तो गाइज यहाँ पर अभी तक आपने जो देखा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का, तो इनमें जो चीजें कॉमन लग रही है ना, जो चीजें आपको कॉमन है देखने को मिल रही है तो उन पर आप स्टार्ट कर दीजिएगा अभी कमांड बनाना, क्योंकि जो टॉपिक आपको लग रहा है कि हाँ इससे आ रहा है लगातार क्वेश्चंस, तो उस पर आपको लगातार क्वेश्चंस भी देखने को मिलेगा और उस पर आपको अच्छी से तैयारी कमांड भी कर लेनी है। क्लियर है, काफी कम टाइम है आपके लिए और अच्छी खासी धारदार तैयारी आपको करनी है।
और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि हमने पूरा का पूरा पेपर आपके सामने रख दिया किस तरीके से आपके एग्जाम में एक एक चीजें जो है पूछी गई। क्लियर है? और इस सभी में आप सभी काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपने की है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो पाई है। तो आप सभी का जब भी एग्जाम हो, आप हमने वीडियो के स्टार्टिंग में नंबर दिए हैं 7990878885, ये नंबर है ना। तो इन पर जब भी आपका एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर से निकलने के तुरंत बाद हमें क्वेश्चन जरूर से व्हाट्सअप करें, ताकि हम आपको सबसे सटीक, सबसे पहले एग्जैक्ट 100% ऑथेंटिक जो एनालिसिस है ये देने में आपकी हेल्प कर पाए। क्लियर है गाइस? वीडियो को लाइक नहीं किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले आपके लिए, और अच्छे से अच्छे वीडियोस हम लाने की कोशिश करते रहें। ये सीजीएल की टेस्ट सीरीज अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया गाइस, कर लीजिएगा, लिमिटेड टाइम है, काफी कम प्राइस में आपको मिल रही है, तो आप जरूर से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। एमटीएस की स्पेशल तैयारी के लिए ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। इनमें 500 से अधिक टेस्ट डले हुए हैं सभी में, और पूरा कंटेंट यहाँ पर डला हुआ है, कहीं बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, इतना सारा डेटा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसलिए तो लिमिटेड टाइम है, जल्दी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।